3 हो गए थे, है ना। चलो ठीक। चलिए, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने, है ना, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। और पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जब भी केस आता है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है हमेशा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कब दिखाएगा? जब चारों लिगेंड अलग अलग हो, ठीक है, कायरल सेंटर, इतना ही देखना होता है। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ गया तो फिर उसमें टोटल केसेस 11 बनेंगे, जिसमें सिर्फ जीआई चेक कर रहे होंगे हम लोग। 5 में जीआई दिखाएगा, ओआई कभी वो दिखाता नहीं, क्योंकि उसमें स्लाइस प्लेन या सैंडविच प्लेन जो भी आप बोले वो प्रेजेंट होता है। 3 केस हम लोगों ने देख लिए थे। 4th केस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 4th केस आता है MA2BC टाइप का। सपोज आपको एग्जाम्पल दिया गया PT NH3 ट्वाइस, और एक दिया Cl और एक दिया Br। सपोज ये एग्जाम्पल है। लास्ट क्लास में, है ना, सिस्प्लाटिन ट्रांसप्लाटिन बता ही दिया था, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज भी होता है, यूज भी याद रखेंगे। ये आ गया कॉम्प्लेक्स। अब आपने देखा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला। 4D 5D मेटल के साथ सारे लिगेंड SFL की तरह काम करेंगे। यहाँ प्लेटिनम +2 है, +2 का मतलब है निकल फैमिली +2 है। ये D8 है, D8 में पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, तो एक D ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन आ गया, स्क्वायर प्लेनर है, बताया था 2 डायगोनल होते हैं, जितने डायगोनल उतने ब्रैकेट बनाने होंगे, और A2BC को लाइन से बिछा दें, A1 A2 B एंड C। अब चेक करिए, आपको बोला था शफलिंग कैसे करनी है। किसी एक लिगेंड को फिक्स कर दें, जैसे आपने यहाँ पर A को फिक्स कर दिया, अब इस A को B से चेंज कर दें, तो यहाँ B आ जाएगा और यहाँ A और C आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इस A को वापस फिक्स करें, उस A को C से चेंज करें, तो यहाँ कौन आ जाएगा? AC, और यहाँ कौन हो जाएगा? AB। तो वो तो वापस रिपीट हो जाएगा। आप इसके अलावा कितनी भी कोशिश कर ले, सब कुछ क्या हो रहा होगा बेटा? रिपीट हो रहा होगा। आप ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पर इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड आपस में रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पर AA आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी AA नहीं आ रहा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें होता नहीं है, तो ये इसकी कंडीशन बन रही है। 1 2 3 4 मेटल के साथ 1 2 3 4। AA डायगोनली ऑपोजिट, B और C डायगोनली ऑपोजिट, यहाँ पर AB डायगोनली ऑपोजिट और AC डायगोनली ऑपोजिट। अब आपसे पूछा जाए सिस और ट्रांस, तो सिस और ट्रांस के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम 2 लिगेंड है, A और A, कैसे आ रहे हैं बेटा? ऑपोजिट आ रहे हैं, मतलब ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा? ट्रांस। और यहाँ पर 90 डिग्री पे आ रहे, तो कौन सा आइसोमर बन जाएगा? सिस। चलिए आइए 5th केस पे। MABCD, चारों लिगेंड अलग आ गए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लेटिनम के साथ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। सपोज ये केस ले लिया हम लोगों ने, इस पे आ गया -2 चार्ज, ठीक है, तो वही सेम टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है इसका भी। अब आप इसमें वापस से 2 ब्रैकेट बनाइए और लाइन से बिछा दीजिए ABCD को, तो ABC और D जो बताया जा रहा है इसको बहुत ध्यान समझना है ना, क्योंकि यही सिर्फ चीजें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अप्लाई होंगी। तो मैं वहां पर रिपीट करते जाऊंगा कि मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, तो इसको बहुत ध्यान समझते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना। प्रैक्टिस तो अपनी जगह है, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस हो तो आप ये कॉम्बिनेशन वैसे भी माइंड में भी बन जाएंगे आपके कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अभी चारों लिगेंड अलग है, ठीक है, सेम तो कुछ है नहीं। अभी A के डायगोनल में कौन आ रहा है? B। फिर क्या हो सकता है बताइए? A के डायगोनल में कौन आ सकता है? C। और A के डायगोनल में कौन आ सकता है? D। तो बस बना दीजिए उसको, A के डायगोनल में C बना दीजिए, A के डायगोनल में D बना दीजिए, बचा हुआ जो है उसको यहां लिख दो। ये 3 कॉम्बो बन रहे हैं और कोई भी किसी का रिपीटेशन नहीं है। और इसके अलावा आप कुछ भी करने जाओगे ना, रिपीट हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा नहीं। अब इसके कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो देखें यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। एक बार A के डायगोनल में B है, एक बार A के डायगोनल में C है, एक बार A के डायगोनल में D है, और बचे हुए यहाँ पर C और D लगा दिया। AC आ चुके तो B और D लगा दिया, AD आ चुके तो B और C लगा दिया। ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए सिस और ट्रांस, तो क्या इसमें आप सिस और ट्रांस बता सकते हैं क्या? कोई भी 2 लिगेंड सेम नहीं है, तो इसमें आप बता सकते हैं। दिया NCERT, है ना। फिर आएगा तो गलत बटन दबा दोगे। इधर देखें, जब सारे अलग है तो भी आप सिस ट्रांस बता सकते हो, बस आपको अपनी तरफ से किसी 2 को सेम मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो मैं A और D को सेम मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो A और D यहां पर कौन सी पोजीशन पे दिख रहे हैं? सिस। यहां पर A और D कहां दिख रहे हैं? सिस। और यहां A और D ट्रांस। सर मुझे AD नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को B और C मानना। मान लो जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। B और C सिस, B और C सिस, B और D कहां गया? सॉरी, यहाँ B और D सिस, B और D ट्रांस और B और D सिस। आपको जो मानना है वो मानिए। हर बार आंसर क्या आएगा? 2 सिस और 1 ट्रांस। हो सकता है किसी के लिए जो सिस हो, किसी और के लिए वो ट्रांस हो, लेकिन 3 में से 2 सिस बनेंगे और 1 ट्रांस बनेगा, ये बात पक्की है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 सिस प्लस
1 ट्रांस। अब ये डिपेंड करता है आपने किसको सेम माना है, किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। बाकी आएंगे 2 सीस और 1 ट्रांस ही, ठीक है, नोट करें इसको फटाफट। अच्छा इधर देखें, पहले बाकी केस भी समझ लो, एक साथ छाप लेना एक साथ। अभी देखिए अगला जो केस हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। यहाँ पर अब बाइडेंटेट की बात आ रही है और बाइडेंटेट कैसे सॉल्व करना है वो समझना जरूरी है। हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं NiDMG2, रोजी रेड पीपीटी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक्स्ट्रा रिंग जो बनती थी वो वाला कॉम्प्लेक्स लिया यहाँ पर NiDMG2। बहुत ध्यान समझना, इत्मीनान समझ लो इसको। बाइडेंटेट जब भी आएगा तो आप ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, बाइडेंटेट को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब बाइडेंटेट को डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया जाएगा वो समझना आपको। NiDMG2 निकल हो गया आपका सेंट्रल मेटल और DMG बाइडेंटेट है, और ये कैसा बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एक ही था, कौन था? ग्लाइसिनेट, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और कितने हैं? 2। अब इसमें ये जो कर्व ऊपर लग रहा है, ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कर्व का मतलब क्या होता है, पूरा आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचिए मेटल यहां पर बनाया और मेटल का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये, तो आपने 4 पोजीशन इसके आसपास बना दी, और एक बाइडेंटेट है AA और दूसरा बाइडेंटेट है AA। तो एक बाइडेंटेट के मैंने बोला था दोनों एटम हमेशा कैसे होने चाहिए बेटा? पास पास होने चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। एक बाइडेंटेट के दोनों एटम हमेशा कहां जुड़ेंगे? पास पास। ऐसा कलाकारी मत दिखाना कि एक बाइडेंटेट का A यहां दूसरा A यहां और ऐसे जोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। एक बाइडेंटेट के दोनों एटम हमेशा कैसे जुड़े होंगे? पास पास जुड़े होंगे, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए, ऐसे डायगोनली ऑपोजिट आ नहीं सकते, क्योंकि ये आपस में जुड़े और इनके बीच में मेटल आ जाएगा वरना जोड़ते वक्त, ठीक है। और वो पॉसिबल नहीं, आप भले ये ऊपर से कर्व बना रहे हो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जुड़ेंगे तो ऐसे लीनियर में, तो इसीलिए बीच में मेटल नहीं आ सकता। खैर आइए, यहां पर एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास और दूसरा बाइडेंटेट है उसके भी दोनों एटम पास पास, ये बनाया। अब आप सोचिए इसमें सॉल्व कैसे करना है। शफलिंग करनी होती है। शफलिंग कैसे करेंगे? बाइडेंटेट में एक बाइडेंटेट को फिक्स कर दो और दूसरे को फ्लिप कर दो, घुमा दो। तो अगर मैंने ये AA फिक्स रखा है और इस AA को घुमा दिया, क्या कोई चेंज आया क्या एंगल में? नहीं, सब AA ही तो है। क्या ये MA4 की तरह जो कल 3 के शुरू में पढ़े थे उसी की जैसा तो हो रहा है लगभग? तो आप देखिए यहां पर कोई भी नई ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ये दिखाते नहीं क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और इससे आपको एक बात और पता चल रही है कि NiDMG2 जो हमने वहां बनाया था रोजी रेड पीपीटी, इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि स्क्वायर प्लेनर आएगा। डायग्राम याद करें उसका, स्क्वायर प्लेनर जैसे ही तो बना था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिंग फिर ऊपर ऊपर, उसमें टेट्राहेड्रल टाइप थोड़ी बनवाया था, स्क्वायर प्लेनर टाइप बनवाया था। तो ये भी अपने को याद रहना चाहिए कि क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, बार बार निकालने नहीं जाएंगे। डायग्राम अगर याद हो तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है। आइए अगला केस देखते हैं, MAAB2। क्या मतलब हुआ इसका? एक बाइडेंटेट है सिमेट्रिकल और 2 सेम मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको आ गया PT DMG और इस तरह से दे दिया CN2, सपोज ये दे दिया। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब स्क्वायर प्लेनर अगर ये है तो बेटा एक बाइडेंटेट के दोनों एटम हमेशा कैसे जुड़े होंगे? पास पास। और 2 मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट को क्या नाम दिया? B और B। जल्दबाजी में कभी ऐसा मत करना कि यहां भी हाथ फेर दो, ऐसे हाथ फेरो लेकिन जहां जरूरी हो वही फेरो, है ना। यहां मत फेर देना हाथ। क्यों? क्योंकि ये जुड़े हो जाएंगे तो जल्दबाजी में क्या होगा, यहां बना रहे ना, यहां भी हाथ चल जाएगा। ऐसा नहीं करना है ना, ये बाइडेंटेट नहीं है, ये मोनोडेंटेट है। अब आप देखो, एक को फिक्स किया, दूसरे को फ्लिप किया, क्या कोई एंगल में चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि B को B से शफल कर रहे हो। इसका मतलब है यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाते नहीं है। 8th केस पे आ जाते हैं। आपको दिया MAA और साथ में B और C। अभी देखें यहां पर मेटल आया, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम हमेशा कहां रहेंगे बेटा? पास पास। और एक B आ गया और एक C आ गया। अब आपने इसको फिक्स किया और इसको फ्लिप किया, क्या एंगल में चेंज आ जाएगा इस बार? नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी भी B के सामने A है, C के सामने है, इसको कर दो यहां, क्या हुआ? उसके सामने वही है। वो सर C और B पहले भी पास पास ही तो 90 पे तो इतना घुमा दिया तो भी C और B 90 पे, कोई चेंज नहीं आया। दिखेगा ऐसा कि चेंज हुआ है लेकिन चेंज नहीं हुआ, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाते नहीं है। आगे आइए, 9th वाला जो केस आता है उस पर बात करते हैं, MAB2 टाइप का केस। अब AB आ गया, मतलब ये कौन सा केस है? एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट एक ही होता है। कौन होता है? ग्लाइसिनेटो। तो सपोज आपको दे दिया PTGLY2 ग्लाइसिनेटो 2। तो देखें इसको सॉल्व करें कैसे।
1 2 3 4, एक बाइडेंटेट ए बी, उसके दोनों एटम पास पास है काटने वाले, और दूसरा बाइडेंटेट है ए बी, इसके भी दोनों एटम कैसे काटने वाले, पास पास। अब खुद सोचिए, इसको फिक्स किया और इसको शफल किया, फ्लिप किया, क्या चेंज आ जाएगा? यस आ जाएगा, बिल्कुल आएगा चेंज। ए बी आ गया यहां पर, और यहां पर क्या आ गया बेटा, बी ए, फ्लिप आ गया, चेंज आ गया। अभी ए और ए कितने एंगल पे है? 90। या बी और बी कितने एंगल पे? 90। ए और ए 180, बी और बी 180। तो क्या मैं इसको ट्रांस बोल दूं बेटे, और क्या ये सिस बन जाएगा? यस। तो ये कंडीशन बन रही है। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? दो, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी बन भी नहीं सकती, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाते नहीं है। आइए नेक्स्ट केस पे, एम ए बी और सी टू, दो मोनोडेंटेट ले लिया हमने। मेटल के साथ एक एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, मतलब ग्लाइसिनेटो टाइप का, और दो मोनोडेंटेट ले लिया आपने। बनाया इसका केस, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम कैसे होने चाहिए? हमेशा पास पास, और एक सी और दूसरा सी, ध्यान रखना जल्दबाजी में हाथ मत फेर देना, या सी और सी ज्वाइन मत कर देना, ध्यान रखेंगे इस बात को। अभी आप बताइए, इसको फिक्स रखा, इसको फ्लिप किया, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब है यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें होता नहीं है। और लास्ट केस देखें अगर इसके अलावा, तो एम ए बी और इसके साथ दो मोनोडेंटेट है अलग अलग। अब इसको देखो, क्या ये चारों एटम अलग अलग दिख रहे हैं? यस। तो आप किसी को भी घुमाओगे तो चेंज तो आ जाएगा, खुद ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो इसमें मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार सॉल्व करेंगे तो खुद लॉजिक डेवलप होने लगेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ए और बी को फिक्स रखा, सी और डी को फ्लिप कर दिया। अब जैसे ही ये फ्लिप करा, तो अभी यहां आप दे सकते हैं ए और डी 180 पे दिख रहे हैं, और यहां पर ए और डी 90 पे दिख रहे हैं, मतलब एंगल चेंज हुआ है। और अगर एंगल चेंज हो गया तो जीआई दिखा रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें होता नहीं है। छापो फटाफट, 5 मिनट का टाइम है। हाँ, कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट है। आप बी सी लिखो या सी बी लिखो, दोनों 180 पे, बस ये कहने का मतलब। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है वो दोनों। जीआई में बोला था बस शफल करने पे एंगल चेंज होना चाहिए। आप बी सी लिख दो, सी बी लिख दो, एंगल उनका आपस में सेम ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता।
चलो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या पॉइंट्स है जनरल वो समझा दे रहा हूँ आपको, ध्यान सुनते रहना। टेबल तो आपके सामने बना हुआ है, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे, अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक एक केस को। पहले जो बोल रहा हूँ वो समझिए। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में टोटल 11 केसेस लिखे हुए हैं, जैसा हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी पढ़ा था। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो 11 केस आपने पढ़े थे उसमें मोनो और बाइडेंटेड दोनों मिक्स थे। यहाँ सिर्फ मोनोडेंटेड है, अभी बाइडेंटेड बाकी है इसके, ठीक है। और बाइडेंटेड के अगर हम इसमें इंडिविजुअल सारे केस बनाने लग गए तो बहुत ज्यादा केस बन जाएंगे, है ना। तो मोनोडेंटेड तो सारे केसेस बता रहा हूं आपको, बाइडेंटेड में मैं केवल 4 केस लिखाऊंगा आपको, और एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे हैं वैसे तो कायदे से, और एग्जाम में भी आज तक वही 2 आए हैं। फिर भी मैं तो है ना, 1-2 प्रैक्टिस के लिए हम लोग 4 केस पढ़ेंगे, और पैटर्न आपको समझने मिली करना क्या होता है वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा हम वाइड इंडेट में ज्यादा केसेस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही है, और आज तक नीट हो, एम्स हो, आईआईटी हो, मेंस हो, कहीं भी आप देखें पेपर उठा के देखें वो 2 ही केस पूछे जाते हैं। फिर भी हम उसके आगे 4 केस तक पढ़ लेंगे एक बार, बाकी सारे केसेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक। अब आगे देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर डिस्कशन किया जाए तो अभी तक क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे थे तो हम लोग 2 ब्रैकेट्स बना रहे थे। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन है। इन 6 पोजीशन में डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि 4 पोजीशन जो है 1 2 3 और 4 ये किस पे आ रही है बेटा, प्लेन पर, बोर्ड वाले प्लेन पर। और ये जो डॉटेड लाइंस है ये कैसी, एक प्लेन से बाहर, बोर्ड से बाहर की तरफ है और एक बोर्ड से अंदर की तरफ है। तो इस पूरे डायग्राम में 2 तरह के एंगल्स मिलेंगे आपको, देखने में कुछ और लग सकता है लेकिन क्लियर होना चाहिए माइंड में डायग्राम। 2 तरह के एंगल्स मिलेंगे, एक तो 90 डिग्री का एंगल और एक 180 डिग्री का एंगल, ये हमेशा क्लियर रखें। 180 का एंगल कौन सा होगा, जो ठीक आमने सामने वाले होंगे, जैसे ये और ये ठीक आमने सामने आ रहे हैं तो ये 180 का एंगल है। ये और ये ठीक आमने सामने आ रहे हैं, 180 का एंगल है। ये और ये ठीक आमने सामने आ रहे हैं, 180 का एंगल है। इसके अलावा जो भी एंगल बचता है वो सब 90 के एंगल है, आपको चाहे कुछ भी दिखे। जैसे ये और ये कितने का एंगल है, 90। ये और ये कितने का एंगल है, 180। हाँ जी 180 सामने। ये और ये कितने का एंगल है, 90। अब आपको कितना भी दिखे ये, लेकिन है ये 90, क्योंकि ये जो लाइन है ये ऐसी है, ये समझ में आना चाहिए। ये एंगल और ये एंगल 90, ये एंगल और ये एंगल 90, ये एंगल और ये एंगल 90। तो आपको ये समझ में आना चाहिए 2 ही तरह के एंगल है, 90 और 180, क्योंकि सिस और ट्रांस उसी से एक्सप्लेन किया जाएगा। 90 पे अगर सेम आ गए तो सिस, और 180 पे अगर सेम आ गए तो ट्रांस। चलिए आगे सुने। जीआई जैसे हम लोग वहां बना रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओआई आपको समझना, ओआई कैसे चेक करना होता है, और ओआई ही खास बात है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं
अब आते हैं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तरफ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाने आपको उस पर बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3 ब्रैकेट बनाए आपने, और 3 ब्रैकेट जो भी बनाए वो बनाया, सपोज है ना, मैं कोई भी एक केस लेता हूं, जैसे मैंने ए ले लिया, यहाँ BC ले लिया, यहाँ पर CT ले लिया, ऐसा कोई केस ले लिया। आपको क्या करना है, GI में, GI ही मेन है, OI तो समझ में आ गया, 2 मिनट में देख के खत्म हो जाता है। इसको एक पूरे ब्रैकेट को फिक्स कर दो, पूरे ब्रैकेट को फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो पूरे को। अब अगर इसको आपने फिक्स कर दिया तो क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर बचा या नहीं बचा? बचा। 2 ब्रैकेट से तो खेल रहे थे वहां पर हम लोग। तो इसको फिक्स कर दो और इसमें शफलिंग चालू करो। अब इसमें शफलिंग कैसे करते थे हम लोग? एक एटम को फिक्स करते थे, इसको इससे शफल करते थे, इसको इससे शफल करते थे, करते रहो करते रहो करते रहो जब तक हो रहा है, ठीक है। फिर इसकी फिक्स होने के बाद जो जो कर सकते थे कर लिया, छोड़ो। अब इसको फिक्स करो, इन दोनों को शफल करो, ऐसे। फिर इसको फिक्स करो, इन दोनों को शफल करो, ऐसे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको एक पूरा का पूरा ब्रैकेट ही फिक्स कर देना है, और बाद में फिर वो जो 2 ब्रैकेट के साथ हम लोग शफलिंग शफलिंग खेलते आ रहे हैं अभी तक, वही आपको करना है। खैर, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सर ऐसे करेंगे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि सारी बात प्रैक्टिस की है, आपको देख के समझ में आने लग जाता है। अगर आप 2 से 3 बार इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको खुद देख के समझ में आ जाएगा कि ये बस अब रिपीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये एग्जाम में आपके सामने 11 केस लिखे मैंने, एनसीईआरटी ने यहां तक दिया केवल, ये तो फालतू पढ़ रहे हैं अपन। क्या बात समझ में आ रही है आपको? और ये 2-2 केस बनाने में मेरे हिसाब से टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं आपको यहां पर केस जो बताऊंगा यहां तक बताऊंगा, मैं यहां तक सॉल्व कराऊंगा, और एक लास्ट वाला केस सॉल्व कराऊंगा। 8, 9, 10 में गायब कर दूंगा। मैं 7 तक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पहली बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, इसलिए बताऊंगा यहां तक, अदरवाइज मैं ये भी नहीं बताता आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने तो A3 B3 तक लिखा हुआ है, तो आप उसी की प्रैक्टिस करें, बट फिर भी अपन 7 तक समझ लेंगे। 11th में बता दूंगा क्योंकि मोस्ट रैंडम केस है। 8, 9, 10 आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। आइए इधर अब स्टार्ट करते हैं पहला वाला कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया CONH3 और ऊपर चार्ज कितना है बेटा? +3। और आप देखें ये क्या बन गया बेटा? Ma6 बन गया। अब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन मिले, ज्योमेट्री तो कौन सी मिलेगी? ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करिए। लिगेंड कैसा भी हो, सफल हो विफल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सफल होगा तो कुछ और बनेगा, विफल होगा कुछ और बनेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 चाहे d2sp3, ज्योमेट्री तो यही रहेगी और हमें ज्योमेट्री से मतलब है, ठीक है। आइए A6 लाइन से बिछा दो, A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब आप देखिए इस ब्रैकेट को पूरे को फिक्स कर दो और उन दोनों में शफलिंग करिए, क्या कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। इस ब्रैकेट को फिक्स करिए, उन दोनों में शफलिंग करिए, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। और इस ब्रैकेट को फिक्स करिए, उन दोनों में शफलिंग करिए, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब है यहां पर कोई नई ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाएगा। समझ में आने से 2 कहानी जो बताई है उसी के हिसाब से, ठीक है। A और A डायगोनली ऑपोजिट, A और A डायगोनली ऑपोजिट, A और A डायगोनली ऑपोजिट। चलिए आइए A5B आ गया। सपोज ये कॉम्प्लेक्स दिया गया CONH3,5Cl, A5B का केस आ गया। A5B है, आपने ब्रैकेट लिए 3 क्योंकि 3 डायगोनल्स बनेंगे इसमें, और आपने लाइन से बिछा दिया A1 A2 A3 A4 A5B, ठीक है। अब आप देखिए A5B है तो एक ब्रैकेट को आप फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दिया मान लो मैंने, उन दोनों में शफलिंग करो, क्या कोई चेंज आएगा क्या? सोचो आराम से, नहीं आएगा। एक में AA ही रहेगा, एक में AB ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, है ना। इसको फिक्स करा, उन दोनों को शफल किया, कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। और इसको फिक्स किया, इसको शफल किया, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये लॉजिकली होना है, मतलब इसमें हर बार कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, पर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा नहीं और ऑप्टिकल है नहीं। मैंने 2 कहानी जो बताई है उससे आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्टिकल दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, चेक यहीं से हो जाएगा। आइए A4B2 CONH3 Cl2 आ गया आपके सामने। A4B2 लाइन से बिछा दो आप, इसको सेकंड वाले को भूल जाओ, फर्स्ट वाले को देखो। A1 2 3 4 B2, A4B2 आ गया। अब आपने इसको फिक्स किया, ये क्या AA और BB को जब आप शफल करेंगे तो AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और यही चीज तो आपने लास्ट क्लास में यही तो पढ़ा था अपन ने। 3 केस जो बताए थे लास्ट में वो यही थे पिछली बार। MA4, MA3B और MA2B2, यही तो पढ़ के गए थे आप। बस उसमें एक ब्रैकेट ऐड होते जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। आप थोड़ा सा मतलब अगर प्रैक्टिस करोगे लॉजिकली तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी सारी कहानी। AB इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, चेंज नहीं आएगा। करते रहिए, ट्राई करते रहिए आराम से। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप बताइए, क्या ये पहली वाली ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकती है क्या? नहीं। क्या दूसरी वाली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब है ये OI 0। चलिए आइए A और A डायगोनली ऑपोजिट, A और A डायगोनली ऑपोजिट, B और B डायगोनली ऑपोजिट। एक डायग्राम ये बनता है
और सिमिलरली अगर दूसरा डायग्राम हम लोग बनाने जाएं तो ए और ए डायगोनली ऑपोजिट, ए और बी डायगोनली ऑपोजिट, ए और बी डायगोनली ऑपोजिट। अब इसमें आपसे सिस और ट्रांस पूछा जा सकता है, पर सिस और ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में बताओगे? बी और बी के, क्योंकि ए तो 4 है बेटा, तो उसके रिस्पेक्ट में देखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए हम बी क्योंकि 2 है उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। अब बताइए यहां बी और बी कैसे दिख रहे हैं बेटा? ट्रांस। और यहां बी और बी 90 पे ही है, ध्यान रखना है ना। तो ये कितना है? सिस। ये आ गया सिस, ये आ गया ट्रांस। चले आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अगला केस समझने की कोशिश करिए। MA4BC, ध्यान दो इधर 2 मिनट का ना, बनाना बाद में आराम से बोर्ड पे, टाइम मिल जाएगा, लेकिन इसको यहीं पे आप लॉजिकली सोचते जाइए, दिमाग में एक बार घुमाइए सब क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि आप लॉजिक कॉम्बिनेशन बनाना सीख गए बेटा, फिर कुछ भी नहीं है इस पूरे टॉपिक। A4BC लाइन से बिछा दे पहले तो, A1 A2 A3 A4 B और C। एक ब्रैकेट को क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। अब इसमें शफलिंग करोगे तो क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको? ये समझ में आने चाहिए बेटा, इतना तो है ना। ए बी और ए सी आ गया चेंज। अच्छा मैंने अभी इस ए को फिक्स रखा वापस से, और इसको भूल जाओ, इसी में शफलिंग करो, क्या यही आ जाएगा? अभी भाई ए बी ए सी था तो अभी ए सी ए बी हो जाएगा, बात तो वही है। मतलब अब इसको फिक्स करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, और इसको फिक्स करके कुछ नहीं मिलने वाला। चलो मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो अभी तो वही है भैया, ए के बदले यही तो करा। अब आपने अगर इसको फिक्स नहीं करा और इसको फिक्स कर दिया तो और भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसका मतलब है, समझ में आता है इतना, तो अपने को इसमें हर केस को जब चेक करेंगे ना दिख जाएगा, वहीं पे दिख जाएगा। मैंने बोला शुरू के 4-5 केस ही आएंगे, आप चौथे केस तक तो वैसे पहुंच गए हो, ठीक है। तो यहां तक आपको बहुत इजीली समझ में आने लगती चीजें, पर थोड़ा सा एक बार है ना लॉजिकली अगर आप देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए, फर्स्ट वाली ज्योमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा क्या? नहीं होगा। दूसरे वाले में होगा क्या? नहीं होगा। बस यही पे खेल हो जाता है पूरा। यहाँ अगर बनाना सीख लिया ये, तो आपको ओआई में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए इसके केसेस को अगर हम लोग बात करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए और ए डायगोनली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट, ए डायगोनली ऑपोजिट, ए बी और ए सी। चेक करिए इसमें सिस और ट्रांस बताते चलिए। 4 तो ए है, तो ए और सी, सॉरी बी और सी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ट्रांस। और ये क्या हो जाएगा बेटा? सिस। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, बस 2 मोनोडेंटेड बी थे, वहां बी और सी आ गया, और कुछ भी नहीं हुआ चेंज, ठीक है। आइए फिफ्थ वाले केस पे, MA3B3। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, समझेंगे जरा ध्यान से। इस वाले केस को, फिफ्थ वाले केस को फेक एंड मर आइसोमर भी बोला जाता है ना। तो यहां लिख दे रहा हूं, फेक एंड मर आइसोमर, एनसीईआरटी मेंशन्ड है अलग से, तो पूछा जा सकता है। समझने की कोशिश करें इसको। पहले तो अपना जो नॉर्मल काम है वो कर लें, GIOI, फिर फेक क्या है, मर क्या है वो देखते हैं। यहां देखिए A3B3 लाइन से बिछा दीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3। अब खुद सोचिए, इस AA को मैंने फिक्स किया, बताइए क्या कोई चेंज आएगा? इमेजिन कर लो आराम से, दिख जाएगा यहीं पे ना। चलो ए को फिक्स करने से कोई फायदा नहीं हुआ, चलो मैंने बी को फिक्स कर दिया, क्या कोई चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में ए ही रहेगा और एक में ए भी रहेगा, आप कुछ भी कर लो कॉम्बिनेशन ये बनेगा। इसका मतलब है मैंने सपोज इस ए बी को फिक्स कर दिया, क्या चेंज आ गया? अब आ जाएगा चेंज, दिखना चाहिए क्लियरली। यहाँ आ जाएगा ए बी और यहाँ आ जाएगा ए बी, और ये ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री अपने आप में अलग दिख रही है आपको। और इसका मतलब ये दो यहाँ पर क्या बन गया बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि इसके अलावा सारे केस आपने चेक कर लिए पहले। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 0, देख लो आराम से, दिख रहा है। ऑप्टिकल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनिए एक खास बात और, इस 5th 6th 7th केस को देखो, 5th 6th 7th केस को देखो, A3 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 A3, तो A3 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 दिख रहा है। कॉमन सेंस घुसा रहा हूं दिमाग में कि अपने को देख के समझ में आना चाहिए इतनी बात। ए साथ में दिख रहा था, फिर अपन ने क्या करा, 3 ए थे और 3 ब्रैकेट है, ए ए ए। उन तीनों का एक केस आपके दिमाग में बैठना चाहिए, कि उसमें एक केस तो ऐसा बनेगा कि तीनों ब्रैकेट में ए और ए अलग अलग आने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो हर केस में ऐसा कहीं ना होगा, हर बार 3 ए है तो तीनों ब्रैकेट में, अभी हो सकता है एक ही ब्रैकेट में ए आ जाए, लेकिन एक केस कोई ना कोई ऐसा बनेगा इन 3 में से, इन 4 में से, जहां तीनों ए अलग 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 ब्रैकेट में होने चाहिए। ये थोड़ा सा सेट करते जाइए इन बातों को, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ी करेंगे आप एग्जाम में, बाकी 3 निकाल लोगे, एक छूट रहा होगा वो यही छूटता है, इसीलिए ध्यान रखिए। आइए यहां पर डायग्राम बनाते हैं, और फेक और मर क्या होता है वो भी देख लेते हैं ना। याद करना अपनी जगह है, समझ लें, उसके बाद भले याद करना हो याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये बना दिया अपन ने। चलिए ऊपर ए बना देता हूं, समझाना थोड़ा आसान रहेगा। ये लीजिए, दो डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। पहला वाले डायग्राम में हमने क्या करा, ए और ए डायगोनली ऑपोजिट है, ए और बी डायगोनली ऑपोजिट है, बी और बी डायगोनली ऑपोजिट है। दूसरे में ए बी और ए बी डायगोनली ऑपोजिट है। अब फेक और मर की बात करें, समझना ध्यान से, कॉपी देना बेटा। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये बी, मतलब इस ये डॉटेड वाले जो ए और बी आपको दिख रहे हैं इनको भूल जाओ, बाकी जो चार है, दो ए इधर मान लिया, एक ए यहां पर है इस कॉपी पे, एक ए यहां पर स्क्वायर प्लेनर मान लो, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर बी है। दो ए 1 2, दो बी 1 2, ऊपर ए नीचे बी। इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल नाम दिया गया था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और स्क्वायर बाइपिरामिडल भी नाम दिया गया था। दोनों कारण मैंने बताए थे आपको। स्क्वायर ये है, इसके ऊपर एक पिरामिड बनता है और नीचे भी एक पिरामिड बनता है। तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, इसलिए बोला था स्क्वायर बाइपिरामिडल। और ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला था, टेट्राहेड्रल क्यों बोला था, 8 फेसेस। फेस कैसे बन रहे, इधर देखो, यहां पर ए है, यहां ए, यहां है, इस सेंटर से इसको और इसको ज्वाइन करो तो एक ऐसा स्लांटेड आपको दिखेगा ट्राइंगल। ऐसा है, एक इसको ऊपर ज्वाइन करे, इसको ऊपर ज्वाइन किया तो एक ऐसा स्लांटेड बनेगा। ऐसे इसको इधर और इसको इधर ज्वाइन किया तो एक ऐसा स्लांटेड, और ऐसे इसको इधर और इसको इधर ज्वाइन किया ऐसे स्लांटेड। 1 2 3 4, ऐसे नीचे 5 6 7 8, ये बन रहे 8 फेस। अब आप देखो, क्या ये तीनों सेम लिगेंड एक फेस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चेक करना आराम से। यहां ए है, यहां ए है और यहां ए है, आ रहे, यहां बी है, यहां बी है और यहां भी बी है, आ रहे। अगर तीनों सेम लिगेंड सेम फेस पे आ जाए तो उसको बोलते हैं फेशियल। क्या बोलते हैं, फेशियल। 8 फेस में से किसी भी एक फेस पे तीनों सेम लिगेंड आ जाए तो उसे फेशियल आइसोमर बोला जाता है, या उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, फेक आइसोमर। ये और ये सेम पे आ रहे हैं, इसी तरह से ये और ये सेम फेस पे आ रहे हैं, और सेम फेस पे आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, फेशियल। इसको देखिए, ये कभी भी सेम फेस पे तीनों साथ में नहीं आएंगे, दो आएंगे ज्यादा, तीसरा नहीं आएगा। 1 2, ए बी, कोई भी मान लो, यहां ए मान लो, यहां बी मान लो, पर यहां से आपको देखने में सामने से आसान रहेगी, इसलिए ए बी, ए बी, एक बी ऊपर एक बी नीचे। अब आप ये बताओ, ये इस वाले बी से तो ज्वाइन करोगे ही करोगे, अरे हाँ, और इस बी से जब ज्वाइन करोगे तो यहां कौन है, ए। तो बताओ, एक बी तो हमेशा जुड़ेगा ही, इससे तो ज्वाइन करना ही है, बी से ज्वाइन करना है, तो बी के साथ कभी तीसरा ए साथ में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। आप खुद देखो, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ है, इस फेस पे कौन कौन आया, ए बी, यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए और बी, तीनों ए नहीं आ रहे। यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, बी और ए, यहां पर ए है पीछे की तरफ, यहां पर बी है और यहां पर बी है, तो एक ए अलग आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। यहां पर बी है और यहां पर ए और ए है, तो बी से जुड़ रहा है। ऐसे यहां पर बी है, यहां ए है, यहां बी है, बी ए बी, कर लो आराम से, नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है सारे सेम फेस पे नहीं आएंगे, कभी भी आप ट्राई कर लेना, तो सेम फेस पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, कारण समझिएगा। सेम फेस पे आने का मतलब है एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 90। और यहां पर आप देख सकते हो, इधर देखें, ये ए और ये ए कितने पे है, 90। ये ए और ये ए कितने पे है, 90। और ये ए और ये ए, अगर तीनों सेम लिगेंड 90 90 90 पर है तो एक फेस पे आ जाएंगे। तीनों भी आपस में 90 90 90 पे सेम फेज में आएंगे। यहां आप देख सकते हो, ये ए और ये ए 90 पे नहीं बेटा, और इसीलिए कभी भी सेम फेज पे एक साथ ये दोनों कभी भी नहीं आएंगे। ये और ये आ सकते हैं सेम फेज पे, ये और ये आ सकते हैं सेम फेज पे, पर ये और ये कभी भी सेम फेज पे नहीं आएंगे। और जब तक ये दोनों सेम फेज पे नहीं आएंगे, सारे ए सेम फेज पे नहीं आ सकते। इसका मतलब है ये जो है ना, ऐसे बी के साथ भी होगा। तो आपको एग्जाम में इतना डायग्राम इमेजिन नहीं करना, मैंने एक्चुअल लॉजिक आपको बता दिया, लेकिन ठीक है, आप इतना ध्यान रखें, अगर तीनों ए 90 90 90 या तीनों बी या तीनों सेम टाइप के लिगेंड 90 90 90 फेशियल, और अगर एक भी 180 पे आ गया तो क्या मिलेगा, मेरिडियोनल आइसोमर। अब सुनिए, मेरिडियोनल का सोशल पढ़ा बचपन में, इक्वेटर लाइन एंड लाइन ऑफ मेरिडियन सुना होगा, ये वो है। मेरिडियन मतलब होता है ऑपोजिट टू ईच अदर, और ये ऑपोजिट आ रहे हैं, मेरिडियन पे आ रहे हैं एक दूसरे के, इसीलिए इसको क्या बोल रहा जा रहा है, अरे बेटा
मेरिडियोनल आइसोमर, लाइन ऑफ मेरिडियन से, है ना, लिया गया है नाम। तो मर आइसोमर, तो एक है फेक आइसोमर और एक है मर आइसोमर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोनों के बारे में लॉजिक आपको बता देगा, यहां तक छाप लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ये 5 तक तो ठीक है। 6th वाला केस देखो जरा, 6th और 7th, है ना। क्या 6th वाले केस को फेक और मर बोला जा सकता है? 5th के बाद 6th वाले केस को नहीं बोला जा सकता। 7th को, 5th को तो बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? सेम सेम है। 6th और 7th को भी बोला जा सकता है, तीन तो सेम है। अगर तीनों ए सेम फेस पे आ गए तो फेशियल, और सेम फेस पे नहीं आए तो मेरिडियोनल। ऐसे 7 वाले को भी बोला जा सकता है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने 6th और 7th दिया ही नहीं सिलेबस में, उसने 5 तक के लिखे हुए हैं, तो इसीलिए हम उसकी बात करते हैं। वरना कभी आ जाए तो ध्यान रखना, 6th और 7th में भी फेक और मर बोला जा सकता है, बट आपसे कभी पूछा गया नहीं आज तक और आगे पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन अपने को अपने नॉलेज के लिए इतनी बात पता होनी चाहिए कि 3 लिगेंड जब तक सेम है आप बता सकते हो फेक और मर। बाकी 3 सेम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई 3 सेम होने चाहिए।
चलो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। 5 केसेस के बाद 6th और 7th वाला केस और डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैंने बोला वैसे एनसीईआरटी में तो यहीं तक है, लेकिन ठीक है यहाँ पर पहली बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। अब देखिए MA3B2C टाइप का कॉम्प्लेक्स आ गया। पहले आपने लाइन से बिछा दिया A1 A2 A3 B1 B2 और C, ये बना दिया। इस AA को आपने फिक्स कर दिया। AB और BC को जब शफल किया तो C और A एक साथ कर दिया और B और B साथ में कर दिया, क्योंकि ऊपर कभी भी BB सेम नहीं है, यहाँ पर BB साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये चेंज हो गया। अब तीसरा केस मैंने क्या बोलता, 3A है बेटे, 3A है तो तीनों ब्रैकेट में A आ जाना चाहिए, एक ये केस बनना चाहिए। और एक बार A के साथ कौन आ रहा है, B, एक और बार A के साथ कौन आ रहा है, B, और एक बार A के साथ कौन आ रहा है, C। और ऊपर वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तीनों आप चेक कर लें, तीनों अपने आप में डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए, 3। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप देख के बता सकते हैं क्या फर्स्ट ज्योमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा क्या, नहीं। क्या सेकंड में आएगा क्या, नहीं। क्या थर्ड में आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। MA3BCD पे आइए, जहां से पहली बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चालू होगा। देखिए सबसे पहले A3BCD लाइन से बिछा दें, A1 A2 A3 B C और D। अब इसमें शफलिंग करिए आप, तो इस AA को फिक्स किया मैंने और इस AA को फिक्स किया मैंने, भूल जाओ इसको। क्या ये अभी आज हमने स्क्वायर प्लेनर में ABCD की बात करी थी, A के डायगोनल में B, A के डायगोनल में C और A के डायगोनल में D, बचे हुए यहाँ लिख दो। तो कौन बच रहा है, B और D, और यहाँ कौन बच रहा है, A और C। और एक बार तीनों ब्रैकेट में A अलग, एक बार A के साथ B C और D। क्या हो गया, थर्ड वाला, अच्छा B C, हाँ ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये अपने आप में आप देख ले तो सारे केसेस अपने आप में डिफरेंट है। और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए, 4। पहला वाला आप देख सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, दूसरा वाला आप देख सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, तीसरा वाला देख सकते हैं इनएक्टिव, ये एक्टिव है। दोनों केसेस फॉलो नहीं कर रहा, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ये वाला केस आ जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो मेहनत OI में नहीं है, मेहनत GI में है। GI अगर आपने बनाने सीख लिया तो OI तो आप देख के बता देंगे केसेस। और ये सारे सारे तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सुनो ध्यान से जरा, अब कहानी शुरू होती है यहां से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो क्या और डिफरेंट केस, आपने अभी पहचानना सीखा, काउंटिंग के ऊपर चल रहा है, वहां एक टेबल बना हुआ आपके सामने, ठीक है, समझना ध्यान से ना, छोटी सी बात बोल रहा हूं लेकिन याद रख लोगे तो काम आसान हो जाता, और कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर आप देखिए, इस वाले केस को पहचान लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए। क्यों पहचान लीजिए, क्योंकि यहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू होगा। इसके बाद वाले केसेस आने की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब है ना, बिल्कुल ही वाहियात पेपर बनेगा तो ही आएगा, वरना आज तक तो कभी नहीं पूछा गया, तो आने की पॉसिबिलिटी रेयर है। ऊपर वाले केसेस आएंगे। क्या इस केस को देखकर ऐसा दिख रहा है कि M के साथ 3 तो सेम मोनोडेंटेट है और 3 अलग 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 मोनोडेंटेट है, दिख रहा है? आप इसको ध्यान कर ले, माइंड में फिर सेट कर ले इसको कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3 सेम, मतलब A3BCD टाइप का केस आया तो हमें वहां पर OI करवाना है। और उससे पहले वाला कोई भी केस आया, ऊपर वाला, जिसमें 6A एक जैसे हो, 5 लिगेंड एक जैसे हो, 4 लिगेंड एक जैसे हो, 3 के साथ 3 एक जैसे हो, 3 के साथ 2 एक जैसे हो, 3 के साथ सारे अलग 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 आ जाए, तो ये ऑप्टिकल है। उससे ऊपर वाला कोई भी केस बने तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्योंकि एग्जाम में जब ये केस बन के आएंगे तो अगर आपको इतनी सी बात याद है तो आप डायरेक्टली बिना चेक करे भी बोल सकते हो। GI नहीं भी बना पा रहे हो तो भी आप बोल दोगे ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि आएगा यहीं तक मिल ली। तो इसीलिए अपने दिमाग में अगर फिट है तो अपने लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, वरना निकालना तो आपको बता दिया। अब इसमें क्या पॉइंट आ रहा सुनिए ध्यान से। ये वाला जो केस है इसमें अब आपसे पूछ सकता है काउंटिंग, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कितने ऑप्टिकल आइसोमर और कितने स्टीरियो आइसोमर। यहां पर जब मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर कितने स्टीरियो आइसोमर आ रहे बेटा, 0 0 2 2 2 3 5 6 8 15 और 30, ये आ गए स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन जब आपसे पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्वांटिटी तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जब पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्वांटिटी, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया ना, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि हर केस का D और L बनेगा, तो ये एक सेट है। तो यहां पर क्या बना, D और L, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा। मतलब अगर पूछा जाए इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर है तो 2। कितना आइसोमर है, 2 ऑप्टिकल। इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, 2। कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, 4। कितने हैं, 12। कितने हैं, 30। तो सर अगर ये 30 है और ये 15 है तो ये तो 45 होना चाहिए। अब ये अगला सवाल उठता है। तो अब ये सवाल क्या है, ध्यान से देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाए, है ना, अगर दिमाग होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर देखो, यहां पर समझा दे रहा हूं,
है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है उधर, समझने की कोशिश करिए, आराम से इत्मीनान समझिए। देखिए ये जो M A3BCD है, इसके शुरू के जो 3 केस है, समझना इधर है ना, 1 2 3 4 5 6, ये शुरू का 3 केस है, जहां ए डायगोनली ऑपोजिट है। मैं केवल एक ब्रैकेट बना रहा हूं, ए, ये ऐसा बना दिया, ये ए आ गया। फिर अगला वाला केस बना दिया जहां पर ये वाला केस है, AB वाला, ठीक है। अब सुने ध्यान से, इसी का एक और केस बना देता हूं, ये इस तरह से, A और B, समझना। ये शुरू के 3 क्या है, ये GI है, ये भी GI है, ये भी GI है, और ये भी GI है। लेकिन इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक D और एक L। मान लिया ये इसका D फॉर्म है, और मान लिया ये इसका L फॉर्म है, ऐसे ही होगा। अब आप सोचिए, क्या ये D फॉर्म इसका ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है? और क्या ये L फॉर्म भी इसका ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं बेटा? है। तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने दिख रहे? 4, और इसके 2 ऑप्टिकल फॉर्म है, D फॉर्म और L फॉर्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपको, 2। तो सर टोटल आइसोमर फिर 5 कैसे बने, है ना? तो आप देख सकते हो 4 + 1 आपके सामने कहां गया? हाँ ठीक है, तो 4 + 1 आपके सामने 5 है ना। तो यहां पर 1 2 3 4 5 ये केस बना दिया आपके सामने। कैसे बने ये 5, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। यहां पर ये टोटल है, टोटल में ये क्यों है सर? इसके भी 2 फॉर्म अगर मैं अलग बना देता, समझना, 2 फॉर्म में अलग बना देता। अगर मैं यहां पर आप बोले कि सर इसका D फॉर्म अलग बनाइए, और जैसे आपने यहाँ D फॉर्म दिखा दिया, D फॉर्म अलग बनाइए, तो D फॉर्म अलग नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि या ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना है, ये या तो D होगा या L होगा, 2 में से एक तो ये होगा ही होगा। और क्योंकि आपने उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काउंट कर लिया है, तो आप ऑप्टिकल मतलब स्टीरियो में वापस से इसकी 2 बार काउंटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि आप अगर स्टीरियो में इसको भी काउंट कर रहे हो, इसको भी काउंट कर रहे हो, तब तो 6 आ जाएगा, पर वो है नहीं। एक्चुअल में जो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, वो इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होगा, हमेशा ऐसा होगा। देखें आपको क्या करना है, इसका भी 2 फॉर्म बनेगा, मतलब एक D बनेगा, एक L बनेगा। उस D और L में से एक को तो आपने ऑलरेडी ज्योमेट्री में काउंट कर रखा है। इसका भी जो D और L बनेगा, उसमें से एक को आपने इसमें काउंट कर रखा है, इसलिए यहां पर हम एक ही लिख रहे हैं। इसके खुद के 2 D और 2 L बनेंगे, उनमें से 2 को आपने यहां ऑलरेडी काउंट कर रखा है, क्योंकि ज्योमेट्री में आ चुका है वो, और इसीलिए आपको यहां पर 2 लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब स्टीरियो पूछेगा तो ये सेट लिखा हुआ है पूरा, इसका मतलब क्या है? 1 सेट। 1 सेट मतलब D और L मिला के ले रखा है। यहां पर भी हमने क्या लिखा है? ये सेट लिखा हुआ है, ये सेट लिखा हुआ है, ये सेट लिखा हुआ है। सेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब स्टीरियो काउंट करोगे तो आप इसको दोबारा काउंट ना कर दे, इसलिए ऐसा लिखाएगा आपको। लेकिन जब सिर्फ ऑप्टिकल पूछेगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? डबल, क्योंकि ऑप्टिकल में ये नहीं ले रहे हो। अब ये नहीं ले रहे हो तो इसके दोनों फॉर्म लेने पड़ेंगे, D एज वेल एज L, D एज वेल एज L। तो जब ऑप्टिकल आएगा तो आपको डबल करना पड़ेगा इसको, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। हालांकि एग्जाम में कभी भी आपसे क्वांटिटी नहीं पूछता है, आप पेपर उठा के देखिएगा पुराने, ये नहीं पूछेगा कि भाई M A3BCD के कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ये नहीं पूछेगा, या टोटल कितने स्टीरियो बनेंगे, नहीं पूछेगा। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, इतना पूछेगा। कौन मैक्सिमम आइसोमर बनाएगा, कौन मिनिमम बनाएगा, ये भी पूछेगा, लेकिन क्वांटिटी कभी भी नहीं पूछता, ये बात ध्यान रखें। लेकिन अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम अगर कभी निकालने हैं तो क्वांटिटी से ही निकलेगा, और इसीलिए अपने को क्वांटिटी समझ में आनी चाहिए, कहां पर कितनी क्वांटिटी हो रही है। चलिए, अब इसके बाद ये जो लास्ट वाला केस है 11th है ना, इसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं यहां पर। इधर देखो, है ना, इस पे लिख भी दे रहा हूं। M A3BCD वाला केस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने बेटा? 4। इसके ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब सिर्फ अगर आपसे ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने लिखोगे? 1 × 2, ये पता होना चाहिए। 1 सेट और उसके 2 पार्ट है, कितने हो गए? 2। स्टीरियो आइसोमर पूछा गया तो 4 + 2 6 नहीं लिखोगे, क्योंकि इसमें से एक इसमें ऑलरेडी काउंटेड है, तो 4 + 1 कितना लिखोगे? 5, ये लिख दिया।
चलो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। जो अभी हम लोगों ने टोटल 7 केसेस पढ़े जहां पर पहली बार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया, उसके बाद 8, 9, 10 मैंने बोला था आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा। 11th वाला केस जो मोस्ट रैंडम केस है, इसके ऊपर एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि एक बार वो स्टीरियो आइसोमर वाला जो काउंटिंग है वो समझ में आ जाए अपने को। देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया वो ऐसा दिया गया MABCDEF, मतलब सारे ही रैंडम है। याद करिए इससे पहले स्क्वायर प्लेनर में जब MABCD आया था, चारों अलग थे, तो मैंने क्या बोला था, एक बार ए के साथ डायगोनली ऑपोजिट बी होगा, एक बार ए के साथ सी होगा, एक बार ए के साथ डी होगा। वैसे यहां पर देखिए 3 ब्रैकेट बनाने, आपको खुद इमेजिन करिए जो 3 ब्रैकेट बनेंगे सारे लिगेंड अलग है, क्योंकि तो क्या वो 2 केस जो बताए थे ऑप्टिकल वाले वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सारे लिगेंड अलग है। सोच लो आराम से, बिछा के देख लो अपने हिसाब से, इमेजिन कर लो कभी भी, क्योंकि 2 लिगेंड सेम आने ही नहीं है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाना ही नहीं। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब इसमें सारे ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन केस कितने बनेंगे पहले उस पर बात करें। एक बार ब्रैकेट में ए के साथ डायगोनली ऑपोजिट कौन आ सकता है, बी। एक बार ए के साथ डायगोनली ऑपोजिट सी, एक बार डी, एक बार ई, एक बार एफ, टोटल 5 केस बनेंगे ए के साथ। दूसरी बार बी के साथ डायगोनली ऑपोजिट सी। अब बात आती है सर कि बी के साथ ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी के साथ ए लोगे तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए आगे से केस ले। बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई, बी के साथ एफ, ऐसे इसके 4 केस बन जाएंगे। ऐसे ही अब सी के आगे से डी ई एफ, डी के आगे ई एफ, ई के आगे एफ, टोटल केस बन जाएंगे 15। ये 15 ज्योमेट्रीज बन रही है, और इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए 50। और ये जो 15 के 15 केस बने, ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है, और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सबके 2 फॉर्म बनते होंगे, सबका डी भी बन रहा है, सबका एल भी बन रहा है। तो टोटल जो 15 है उसके 2-2 सेट बन रहे हैं, मतलब कितना आ जाएगा 30। लेकिन जब स्टीरियो काउंट करोगे तो इन 30 में से 15 तो ऑटोमेटिकली यहां पर काउंटेड है, तो उसको दोबारा रिपीट काउंटिंग नहीं करेंगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल 15 और ऑप्टिकल के 15 नए जो बने हैं ना, और इसीलिए टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन जाएंगे 30। ये केस आ गया, ठीक। आगे आइए, अब बात करेंगे बाइडेंटेड पे। ये तो अभी हमने 11 जो केसेस पढ़े ये सारे के सारे मोनोडेंटेड थे, और मोनोडेंटेड के सारे केस हमने पढ़े 8, 9, 10 वाला छोड़कर। बाकी बाइडेंटेड में केस बनते बहुत सारे हैं, सारे नहीं पढ़ेंगे, केवल 4 केस आपको बताऊंगा। एग्जाम में ये वाला केस आता है सबसे ज्यादा, आप पुराने कितने भी पेपर उठा के देखें, स्टार मार्क कर रखा है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड केस है। और आपको मैक्सिमम टाइम, मतलब 90% टाइम अगर हेक्सागोनल मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेड का केस आया होगा तो आपको यही वाला केस मिलेगा। यही एग्जांपल भी यही पूछता है, COEN2 Cl2 ही पूछता है, ये फिक्स है, ठीक है। अब इसमें जो मैं बातें आपको बता रहा हूं पहले उसको समझिए आप, क्या है क्या नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेड का जब भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, अभी एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल मिलेंगे आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 ही एग्जांपल है। हम इसके आगे फिर भी 2 एग्जांपल और पढ़ लेंगे ताकि एक बार दिमाग में बातें फिट हो जाए। जब भी बाइडेंटेड में क्वेश्चन आएगा तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है 6। तो आप खुद सोचो, मेटल के साथ जो बाइडेंटेड होगा, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बस बाइडेंटेड है, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते 3। इससे कम पे चले तो कितने आ सकते 2, या कोई मोनोडेंटेड वॉन्टेड आ जाएगा, और उससे भी कम पे चले तो कितना आ जाएगा 1। इतना तो होगा, अगर बाइडेंटेड है तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछता है या एनसीईआरटी ने जो दे रखा है उसके हिसाब से मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने ऐसा दे रखा है कि कम से कम 2 बाइडेंटेड होने चाहिए, और उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उससे कम वाला केस नहीं है एनसीईआरटी में। मतलब जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेड वाला एग्जांपल आएगा तो ऐसा एग्जांपल आएगा जिसमें कम से कम कितने बाइडेंटेड होंगे 2। 2 से ज्यादा मिल सकते हैं, 2 से कम वाला बाइडेंटेड नहीं है। और अगर कम से कम अगर 2 बाइडेंटेड हैं तो फिर कैसे सॉल्व करना है हम उसकी बात कर रहे हैं फिलहाल में। जब 2 बाइडेंटेड होंगे तो कंडीशन समझिएगा, जैसे ये दिया आपको MAA2B2 COEN2Cl2, 2 बाइडेंटेड हैं बेटा। एक बाइडेंटेड के दोनों एटम हमेशा कहां होंगे, पास पास, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। अगला जो बाइडेंटेड आ रहा है A, उसके भी दोनों एटम कहां होंगे, पास पास, मतलब 90 डिग्री पे होंगे। और ऐसे ही तीसरा वाला जो B2 है ये मोनोडेंटेड है, इसको ज्वाइन मत कर देना, फिर से बोलो, ऐसा आ गया। इसके अलावा अगला वाला केस क्या पॉसिबिलिटी देखिए, एक बाइडेंटेड के दोनों एटम पास पास, एक बाइडेंटेड के दोनों एटम पास पास। पर ये और ये बाइडेंटेड पास पास हो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, वो तो बाइडेंटेड के दोनों एटम पास पास होने चाहिए। और एक भी यहां मोनोडेंटेड तो कहीं भी लगा सकते हो, मोनोडेंटेड में तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो यहां पर मोनोडेंटेड पास पास और यहां ऑपोजिट, ये 2 डायग्राम बन सकते हैं इसमें। और इन 2 डायग्राम को कब, जब 2 बाइडेंटेड है तो कम से कम ये 2 डायग्राम बना सकते हो। इसमें ये वाला डायग्राम आप देखें तो कहलाएगा सिस, और ये वाला डायग्राम कहलाएगा ट्रांस।
अब आप आगे की बात समझे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए? 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आ रहा हूं। अब इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, वो समझिए, क्योंकि कम से कम 2 बाइडेंटेट आएंगे आपके सिलेबस में जब एग्जाम में आएगा। यहां तो कुछ भी हो उसको साइड में रखिए, ये और ये। क्या 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बेटा आ रहे हैं आमने सामने। ठीक आमने सामने आने का मतलब इधर जुड़ा है तो इधर भी जुड़ा होना चाहिए, बॉन्ड दिखना चाहिए। क्योंकि यहां आपको एटम भले सेम दिख रहे हो, लेकिन अगर बॉन्ड गायब है तो खेल खत्म है। क्योंकि यहां बॉन्ड भी बराबर कटना चाहिए, तभी सिमेट्री मिलेगी आपको, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी उसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करवाऊंगा आपको। क्या ये 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने है या नहीं है? बेटा है। और अगर 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ गए, मतलब ये पीओएस दे दिया आपको, और पीओएस दे दिया मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां देखिए, क्या 2 बाइडेंटेट है या नहीं है? है। लेकिन क्या 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने है? क्या नहीं। क्या 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने है? क्या नहीं। इसका मतलब है यहां पीओएस नहीं है, और पीओएस नहीं है मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या इसके 2 फॉर्म होंगे या नहीं होंगे? होंगे, एक डी और एक एल। उनमें से एक तो ये खुद ही होगा, कोई ना कोई तो होगा, ये या तो डी होगा या एल होगा, कोई तो होगा। तो बताइए, अगर मुझे सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया तो मैं लिखूंगा 2, क्योंकि इसके 2 फॉर्म है ऑप्टिकल के, एक डी और एक एल। लेकिन जब मुझे स्टीरियो निकालना होगा तो टोटल स्टीरियो क्या मानेंगे? 3। तो यहां पर ऑप्टिकल के लिए ऐसा लिख देता हूं 1 × 2 2, और यहाँ 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। ये सिंपल सा मैथ्स है कि रिपीटिशन नहीं काउंट होगा, क्योंकि आप जीआई और वाई दोनों को ऐड कर रहे हो बार बार। अब सुने आगे, ये दोनों के बाद इमेजिन करिएगा, ये दोनों के बाद, है ना, आपको जैसे मैं यहां पर आता हूं, इस वाले केस पे आता हूं, देखिए ध्यान से। एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, और एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास। अब इसमें आप शफलिंग सोचिए, यहां तो आपको 2 ज्योमेट्री बनती हुई दिख गई। इसमें इसको फिक्स करो, जैसा स्क्वायर प्लेनर में कर रहे थे, एक को फिक्स करो, दूसरे को फ्लिप करो, पर यहाँ 3 है तो 2 को फिक्स कर दो और एक को फ्लिप कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। उसके अलावा बचे हुए 2 को फिक्स करो, तीसरे को फ्लिप करो, किसी भी 2 को फिक्स करो, किसी भी तीसरे को फ्लिप करो, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सब सेम है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करता है। बहुत खतरनाक केस है, ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा रहा लेकिन ऑप्टिकल दिखा रहा है ना। और आप देखिए, आपको ऐसा दिखेगा कि ए और ए सिमेट्री कट जाएगी, ये वो नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड की दिक्कत है। समझना, इसको 3D में इमेजिन करना जरा सा, है ना, क्योंकि 3D का ही खेल है पूरा। 3D में आपको समझना जरूरी है इसको, अदरवाइज जो मैंने बताया कि अगर ठीक आमने सामने आ जाए, पहले मैं वो ठीक आमने सामने वाली बात कर देता हूं। क्या इस बाइडेंटेट के ठीक आमने सामने कोई बाइडेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए? ध्यान रखना, क्या है, क्या बाइडेंटेट ठीक आमने सामने नहीं है? इसके ठीक सामने कोई बाइडेंटेट है क्या? नहीं। और इसके ठीक सामने कोई बाइडेंटेट है क्या? नहीं। मतलब यहां पर आपको पीओएस नहीं मिलेगा, और पीओएस नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखें इसको 3D में थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, क्यों नहीं मिल रहा पीओएस? एक्चुअल में बॉन्ड की दिक्कत हो जाएगी, बॉन्ड नहीं कटेगा बराबर, समझना। ये बनाया मैंने, ठीक है। इसमें आप इमेजिन कर लीजिए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये। तो जब अपन ऐसा बना रहे ना, तो ये ए का मतलब क्या है? ये ए और ये ए, और ये कैसे जुड़े हैं? ऐसे जुड़े, प्लेन पे जुड़ा हुआ, यूं, इसी प्लेन पे इसका बॉन्ड ऐसा जुड़ा है। बाकी जो 2 है वो कैसे जुड़ा है? एक इससे जुड़ा है ऐसे यूं, और एक ऐसे जुड़ा है यूं। तो जब आप इसको काटने जाओगे ना, अगर इसको कहने का मतलब क्या है कि ये और ये अगर होता तो ये ऐसे जुड़ा होता और ये ऐसे जुड़ा होता, तो प्लेन पे जुड़ा होता, कट जाता। लेकिन अभी एक तो इस पे जुड़ा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसे जुड़ा है और एक इसी के नीचे ऐसा जुड़ा है। अगर इसके ठीक डायगोनली ऑपोजिट आता, ये ऐसे जुड़ा होता और ये ऐसे जुड़ा होता, तो कट जाता। ये ऐसे जुड़ा है यहां और ये ऐसे जुड़ा है यहां, इसलिए नहीं कटेगा। इसके ठीक ऑपोजिट अगर यहां होता ऊपर, कट जाता। इसके ठीक ऑपोजिट अगर यहां नीचे होता, कट जाता। लेकिन है क्या? दोनों सेम साइड पे, एक इधर है और एक इधर ही है, दोनों सेम हाफ में आ रहे हैं। और सेम हाफ में आ रहे हैं इसलिए कट नहीं पाएंगे बराबर, जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक नीचे और एक फिर ऊपर है, ये भी बात है। और इसीलिए
जब तक दोनों बॉन्ड बराबर नहीं कटेंगे, दोनों बॉन्ड जब तक नहीं कटेंगे तब तक आपको पीओएस नहीं मिलेगा। और दोनों बॉन्ड साथ में तभी कटेंगे जब दोनों सेम प्लेन पे आ रहे हो, और सेम प्लेन पे आने के लिए इनको आमने सामने आना पड़ेगा, तभी पीओएस मिलेगा। ये खास बात है, ठीक है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेट का केस आया तो आपको एग्जाम में कितने बाइडेंटेट मिले? कम से कम 2, 3 मिल सकते हैं, कम से कम 2 मिलेंगे। और कम से कम 2 बाइडेंटेट है तो उसमें ओआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? 3 वाला तो कभी भी दिखाएगा ही नहीं, मतलब ये कभी भी पीओएस नहीं दिखाएगा। 3 वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, क्योंकि 3 है, कभी भी सेम आमने सामने नहीं आएंगे। लेकिन अगर 2 बाइडेंटेट आए ठीक आमने सामने, इनएक्टिव, ठीक आमने सामने नहीं आए, एक्टिव। और सुनिए, क्वेश्चन आया एग्जाम में डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट इज ऑप्टिकली एक्टिव? यही आंसर है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का अंदर। 4 में भी है ऐसा एक, 4 में भी है ऐसा एक। कौन है? कायरल सेंटर वाला, टेट्राहेड्रल। वो भी जीआई नहीं दिखाता था पर ऑप्टिकली एक्टिव था। तो 6 में भी एक एग्जांपल ऐसा जो जीआई नहीं दिखाता, ओआई दिखाता है। और 4 में भी एक ऐसा एग्जांपल है जो जीआई नहीं दिखाता, ओआई दिखाता है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है ना, अगर इतना पता है तो अपने को कुछ भी नहीं देखना होता, टिक करना होता सीधे। लेकिन दिमाग चलाएंगे तभी समझ में आएंगी बातें, ठीक है। आइए यहां पर थर्ड वाले केस को देखिए, MAA टू बीट सी। इस वाले केस में क्या चेंज हुआ? यहां दोनों मोनोडेंटेड सेम थे, यहां दोनों मोनोडेंटेड अलग किए। बाकी होना यही है, जैसे बी और बी आ रहा था, अभी बी और सी आ जाएगा। बी और बी आ रहा था, वैसे बी और सी आएगा। कहानी बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो दोनों बाइडेंटेट, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, बी और सी अलग अलग। एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, बी और सी अलग अलग मोनोडेंटेट है। फिर से देखें, कम से कम 2 बाइडेंटेट है इन दोनों केसेस में। इस वाले केस को अगर मैं बी और सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो ये कहलाएगा सिस। इस वाले केस को मैं बी और सी के रिस्पेक्ट में बोलूं तो आ जाएगा ट्रांस। क्या 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ रहे हैं बेटा? यस। मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पीओएस मिल गया आपको। और क्या 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ रहे हैं क्या? तो नहीं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा। आपसे पूछा गया कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसमें? 2। ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव ये है, तो इसका 1 के 2 फॉर्म बन रहे होंगे, तो 1 into 2 कर दिया मैंने, 2। और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो 3 हो जाएंगे 2+1 के फॉर्म में। और एक लास्ट केस और देख लेते हैं। सपोज MAB3 टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया गया, मान लीजिए ऐसा दिया, AB मतलब ग्लाइसिनेटो ही आएगा, तो CO ग्लाइसिनेटो 3 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया गया। इसको इमेजिन करिएगा, M आ गया 1 2 3 4 5 6, M आ गया 1 2 3 4 5 6। 3 बाइडेंटेट एसिमेट्रिकल, ऐसे ही जुड़ेंगे, बस ये ए के बदले ए भी दिखेगा आपको। और क्या अगर 3 बाइडेंटेट जुड़े तो ठीक आमने सामने कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये ध्यान रखें, ए और बी आ गया ऐसा, ए और बी आ गया ऐसा, और ए और बी आ गया ऐसा। ध्यान से देखें 2 मिनट के। अब इसमें शफलिंग करनी है पहले तो, क्योंकि ए बी है। तो आप देखो, अभी ए और ए कितने एंगल पे? 90। ए और ए कितने एंगल पे? 90। और ए कितने एंगल पे? 90, क्योंकि आमने सामने नहीं आ रहे कभी भी। आप 2 को फिक्स कर दो, 2 को फिक्स कर दो। इस ए बी को फिक्स रखो, इस ए बी को फिक्स रखो, और इस ए बी को शफल कर दो। तो यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी। अब आप देखो, ए और ए कितने एंगल पे आ गए? 180। वहां पर सारे ए 90 90 90, यहां पर ए 180, या फिर बी और बी 180। मतलब यहां पर चेंज हो गया एंगल, और एंगल चेंज हो गया तो अब आपको बताना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं सिस और ट्रांस की बात करूं तो ये वाला आ जाएगा सिस, क्योंकि सब 90 90 90 पे सेम। और यहां पर ए और ए या बी और बी ऑपोजिट आ रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। अब आप देखो, क्या ये पहला वाला केस, 2 बाइडेंटेट कभी भी ठीक आमने सामने नहीं आ रहे हैं, 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने नहीं आ रहे, मतलब ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे तो कितने बेटा? 2। ये भी एक्टिव तो इसके भी 2 फॉर्म, ये भी एक्टिव तो इसके भी 2 फॉर्म। तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ पूछा तो 2 into 2 4। लेकिन जब स्टीरियो आइसोमर पूछा तो 4 ही आएगा, 2 + 2 4। ये कंडीशन बन रही है। कई बार एग्जाम में सुनना है ना, ध्यान से समझते रहना इन बातों को। जब भी बाइडेंटेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3 और 3 वाला केस आया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गई होगा। 2 वाला आया, 2 वाला है, 2 बाइडेंटेट वाला आया, तो कई बार ऐसा भी लिख के देगा, सिस COEN2Cl2 और ट्रांस COEN2Cl2। तो अगर सिस और ट्रांस लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और उसमें 2 बाइडेंटेट है,
तो आपको समझ में आना चाहिए सिस वाला क्या निकलेगा, एक्टिव, और ट्रांस वाला क्या निकलेगा, इनएक्टिव। छोटी सी बात है, लेकिन वहां पर अगर इतना पता है, याद है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा, और कुछ भी नहीं है ना। तो दो बाइडेंटेट में सिस और ट्रांस आ जाए तो सिस वाला एक्टिव होगा और ट्रांस वाला क्योंकि ऑपोजिट आ रहा होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। नोट कर ले इन्हें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। चलो बेटा ना, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो, which of the following complex cannot show geometrical isomerism, which of the following complex cannot show geometrical isomerism। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और मल्टीपल चॉइस हो सकता है ना, ध्यान रखना। एबी डिविलियर्स।
ठीक है, आंसर इसका ए, बी और डी आएगा। जिन्होंने भी डायरेक्ट MA4 MB4 लिख लिया है, गलत बटन दबा चुके हैं आप। ठीक है, ध्यान रखना, खेल खत्म है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसके बाद कहानी चालू होगी। और अगर आपने डायरेक्ट MA4 MA2 B2 लिख लिया है तो आप गलत कर चुके हैं। ठीक है, यकीन मानिए आप गलत कर चुके हैं। आपको सही लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, खेल खत्म है। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस बात को ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और आप डायरेक्ट सॉल्व करने लग गए, आप गलती करेंगे, डेफिनेटली गलती करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन बदलने के साथ ज्योमेट्री भी बदलती है, इसलिए आपको पहले ज्योमेट्री की जानकारी निकालनी है। NiCN4 का हाइब्रिडाइजेशन कई बार डिस्कस कर चुका हूं, DsP2 होता है। ये स्क्वायर प्लेनर है बेटे, और स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में इसका केस क्या बन रहा है, MA4। ये वाला जो केस है ये sp3 है बेटा, टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में ये क्या बन रहा है, MA4। ये वाला केस DsP2 है, सिस्प्लाटिन ट्रांसप्लाटिन पढ़ा था लास्ट क्लास में, और इसमें इसका MA2B2 टाइप का केस है। और इस वाले केस को देखें तो ये sp3 हाइब्रिड है, और sp3 हाइब्रिड में ये MABCD टाइप का केस है। अब आप इमेजिन करें जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, sp3 टेट्राहेड्रल है, sp3 टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। केवल कब पॉसिबिलिटी है, जब कायरल सेंटर होगा, तो ये कायरल सेंटर वाला केस है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं DsP2 MA4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा, और स्क्वायर प्लेनर है तो ऑप्टिकल की तो बात ही नहीं होती। यहां पर सिस और ट्रांस बनता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करता। अब एक खास बात देखें आप, है ना, थोड़े से छोटे छोटे लॉजिक हैं, लेकिन अगर है लॉजिक है दिमाग में है तो बहुत मदद होगी बेटा एग्जाम सॉल्व करते वक्त। ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो OI तो सोचना ही नहीं है, OI तो सोचना ही नहीं है, केवल इस केस में OI होगा। चाहे फिर वो स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर के अलावा टेट्राहेड्रल, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में तो OI कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल में भी OI कब होगा, जब ये वाला केस है। पहली बात, OI की बात करो, GI की बात नहीं करो, है ना, OI की बात करो। तो अगर आपको कोई MABCD टाइप का केस दिख गया, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कुछ भी आ जाए, किसी का भी, स्क्वायर प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी और केस है, जब ये दिखे तो फिर आप चेक करोगे ज्योमेट्री, कि अगर टेट्राहेड्रल है तो OI है, और स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें भी OI नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो जब तक ये ना दिखे तब तक OI के बारे में सोचना ही नहीं कभी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो अपने को ये पता है इतना सी बात, तो अपन बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन देखकर। ठीक है, आगे सुने। पहला क्वेश्चन तो यहां पर बन गया, इसमें आपसे पूछा था कौन कौन GI शो नहीं करेगा, तो बेटा फर्स्ट वाला GI 0 0 और 0, मतलब आंसर हो जाएगा A, B एंड D। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, which of the following complex cannot show geometrical isomerism, cannot show geometrical isomerism but is optically active, but is optically active, options यही है, cannot show geometrical isomerism but is optically active, फोर्थ बिल्कुल सही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब भी आया और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है, सबसे पहले ABCD का केस ढूंढो, एक ही ABCD है तो वही आंसर है, और अगर दो ABCD आ जाए फिर ज्योमेट्री चेक करना कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में OI होता ही नहीं, केवल कायरल सेंटर वाले केस में ही होता, और कभी होता ही नहीं है। चलिए अगला केस, क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स is used in treatment of cancer, which of the following complex is used in treatment of cancer, option third, which of the following complex is used in treatment of cancer, answer third। अगला क्वेश्चन लिखें, which of the following complex, which of the following complex can show geometrical isomerism, which of the following complex can show geometrical isomerism, यही ऑप्शंस है। अभी भी आंसर कौन सा है, थर्ड। अगला क्वेश्चन लिखें, लिखते जाओ।
which of the following complex is square planar, which of the following complex is square planar and does not show GI? First, अगला क्वेश्चन लिखे हैं, which of the following complex is tetrahedral, which of the following complex is tetrahedral and does not show GI but is optically active? Does not show GI but is optically active. Fourth, ठीक है, तो अभी ये लिख लो, कल इसमें 2-4 और टाइप के क्वेश्चन लिखा देंगे, अभी तो 4 ही ऑप्शन से बन सकते थे जो बना दिए, है ना। तो कल आज इसकी एक बार जाके प्रैक्टिस करना, कल सब लोग मॉड्यूल नंबर 5 लेके जरूर आना, क्योंकि लास्ट में टेस्ट वाला कुछ पार्ट है, उसमें कल कलर डिस्कस करूंगा। पहले तो कलर तो कॉपी में लिखवा दूंगा, टेस्ट वाले पार्ट है, टेस्ट में समझाते जाऊंगा बोर्ड पे, जो साथ में लिख सकता होगा लिख लेना, वरना मॉड्यूल में दिए वहां पर टिक कर लेना आप लोग, ठीक है।